नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव जीतने के सपने देख रही है। हैट्रिक बनाने का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन खुली आंखों से देखें तो बीजेपी में बगावत के बुलबुले उठने लगे हैं जो किसी भी वक्त फूट सकते हैं दोस्तों। और इधर इंडिया गठबंधन भी अब नए सिरे से मजबूत होने में जुट गया है। आज राहुल गांधी ने संसद के बाहर फिर से अपने वही तेवर दिखाए हैं जिनसे बीजेपी घबराती रहती है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी के लोग ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गरीब के हक में आवाज उठाते रहेंगे और जातिगत जनगणना की बात करते रहेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का ये बयान, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनिए। किन्होंने? पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी। लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ठीक है, ये सब ये नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं निकाला। छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल दिया ओबीसी, आपको लगता है आप लोग मैंने सुनिए देखिए, हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया। ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। और ये मुझे बोलने दीजिए, आपसे सवाल पूछा तो बोलने दीजिए। हाँ, ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। बात भागीदारी की है। थैंक यू। दरअसल बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत के बाद मान लिया था कि अब शायद कांग्रेस शांत बैठेगी, लेकिन राहुल गांधी की बातें और उनका अंदाज बता रहा है कि सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। वैसे बीजेपी ने जिस तरह तीनों राज्यों के सीएम के नाम तय किए हैं, उन पर भी राहुल की ही छाप दिखाई देती है दोस्तों। विष्णुदेव साय हो या मोहन यादव हो, ये नाम उसी आदिवासी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके हक की बात राहुल गांधी करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दिग्गजों की जगह इन नामों पर मोहर लगाना बता रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी की राजनीति को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में आज जिस तरह महिलाओं ने रोते हुए शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है, और जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो अपने लिए खुद से कुछ नहीं मांगेंगे, उससे समझ आता है कि मध्य प्रदेश में बगावत कभी भी हो सकती है। आइए पहले इस तस्वीर को जरा फुल स्केल लेके आइए। इस तस्वीर को देखिए। लाडली बहना हैं जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, और शिवराज सिंह चौहान इन्हें सांत्वना दे रहे हैं। अगर विजुअल इसमें बाइट हो, आवाज हो, ऑडियो हो तो जरा सुनाइए। आप सबकी चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश तो बहनों ने, मध्य प्रदेश की बहनों ने आपको चुना है और आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे अब, तो फिर
कह रहे हैं, यहाँ बहनें कह रही हैं और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मैं भी कहाँ छोड़ा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा किसको? बहनों को नहीं छोड़ूंगा या कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा? बड़ा सवाल है। लेकिन इस विषय में शिवराज सिंह चौहान कह क्या रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। उनकी बानगी भी आज मीडिया से मुखातिब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने 23 मिनट तक बातें रखी हैं अपनी मीडिया के सामने, उनके सवालों का जवाब दिया है। लेकिन उनमें से एक छोटा सा 18 सेकंड की एक बाइट आपके सामने पेश करना चाहता हूं और उसको आप खुद सुनिए और यहां से सोचिए कि क्या बगावत के जो बुलबुले हैं वो कभी भी फूट सकते हैं। सुनिए जरा। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना चाहूंगा, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। उससे साफ समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में बगावत कभी भी हो सकती है, ये आप सुन रहे थे। और इधर राजस्थान में भी आज मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के बाद राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम बीजेपी आला कमान की पसंद होगी और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार में ही उन्हें सीएम की कुर्सी मिल गई है, जबकि यहां भी कई बड़े नाम इंतजार में लटके हुए हैं अभी तक। भजन लाल शर्मा का नाम बताने वाली वसुंधरा राजे भी इस पर एक बारगी चौंकते हुए दिखी। जरा इस विजुअल को आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए कि कैसे चौंक रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जब उनके हाथ में एक पर्ची दी गई और पर्ची के बाद वो पर्ची थमाते हैं। राजनाथ सिंह मुस्कुराते हैं और जब ये देखती हैं पर्ची और तो चौंक जाती हैं और फिर उसके बाद का नज़ारा आप सबको पता है। भजन लाल शर्मा का नाम इन्हीं की जुबानी बताई जाती है, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया की जुबानी। लेकिन क्या वसुंधरा राजे सिंधिया चुप रहेंगी? बड़ा सवाल है। इस विजुअल को आप देख रहे थे अभी और इससे साफ समझ में आता है जो पर्ची है, पर्ची प्रथा। और क्या भजन लाल शर्मा का नाम अगर सर्वसम्मति से तय हुआ है तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को यह नाम याद नहीं होगा? या ये पर्ची थमाने के बाद ये कह दिया गया कि आप ये जो पर्ची में नाम है इसका उद्बोधन कर दीजिए, इसको आप बोल दीजिए जो नाम है, और ये देखते ही चौंक गई। क्या यहां लोकतंत्र है? जिस लोकतंत्र की बात, जिस लोकतंत्र की दुहाई बीजेपी देती है। यानी मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी हाईकमान ने राज्य के बड़े नेताओं को विश्वास में लिए बिना ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिया है। आरएसएस और संगठन के करीबी रहे भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने सीटिंग विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया था। यानी भजन लाल शर्मा को अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर विधानसभा भवन तक कदम कदम पर अपनों से ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। शायद बीजेपी नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा होगा। लेकिन पहले जब भजन लाल शर्मा का नाम घोषित कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जरा उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भजन लाल शर्मा का जब नाम घोषित कर रहे हैं, तो सुनिए। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं
कि त्रिभजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने त्रिभजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। तो सुन रहे थे आप भजन लाल जी शर्मा, यानी भजन लाल शर्मा जो हैं, इनका नाम प्रस्तावित कितने लोगों ने किया। और उसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यानी दिया सिंह और दूसरे नाम जो हैं वो प्रेमचंद बैरवा हैं। दिया सिंह सवर्ण जाति से और बैरवा जो हैं वो दलित जाति को, उस विशेष समुदाय को से आते हैं। और उनके अलावा वासुदेव देवनानी स्पीकर के लिए इनका नाम प्रस्तावित किया गया है। कहाँ गई फिर, या कहाँ गए बड़े बड़े दिग्गज, ये बात साफ समझ में आ रही है कि जो आला कमान यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है बीजेपी का, वो अलग अलग राज्यों में भी यही सारी चीज़ें करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा। आप याद कीजिए, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में तो अभी तक वही है जहां भी कोशिश भी की गई थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके अलावा कई जगह आपको याद होगा, कर्नाटक में भी यही हुआ था। बसवराज बोम्मई, उनका नाम भी लोग नहीं जानते थे लेकिन उनको ले आया गया था। तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में इस ढंग के परिवर्तन करके क्या बीजेपी यस्सर वाले मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना चाहती है ताकि लोकसभा का गणित हल करने में आसानी हो। हालांकि कई राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया। अब कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं है। अब सवाल ये भी है कि बीजेपी इस गणित को तीसरी बार हल कर पाएगी या फिर अपने ही बनाए समीकरणों में बुरी तरह से उलझ जाएगी। या एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग बीजेपी के लिए हालात मुश्किल करेगी या बड़ी बगावत की ओर बढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज इस कार्यक्रम में। और सबको इंतजार था, सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य का इंतजार था कि मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन बनेगा, तो ये राजस्थान है और आज उससे भी पर्दा उठ गया है। लेकिन भजन लाल शर्मा एक बार के पहली बार विधायक बने और सीधे सीएम की कुर्सी पर बिठा दिए गए। क्या माना जाए। लेकिन उसके अलावा क्या ये जो बुलबुले उठ रहे हैं कभी भी फूट सकते हैं। क्या बड़ी बगावत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। क्या राहुल गांधी ने जो मोर्चा फिर से खोला है और उस मोर्चे के अंदर फिर से जाति आधारित जनगणना है, उस दांव में फंस गई है बीजेपी। तो क्या राहुल गांधी के दांव में फंसी हुई बीजेपी जो है वो बड़ी बगावत की ओर बढ़ रही है। देखिए, कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। इन सवालों का हल यानी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ हैं 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी। और सबसे बड़ा दिन बीजेपी के लिए कि चुने तो किसको चुने। लेकिन शकील अख्तर जी, वो जो पर्ची वाला जो विजुअल है वो क्या कुछ कहता है, उसको जरा देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में एक पर्ची थमाई जाती है, बगल में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो ऑब्जर्वर बन के गए हुए हैं वहां पे, वो उनकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ सवाल होता है देखिए, और उसके बाद से ये देखिए मुस्कुरा करके ये देखती हैं उनकी तरफ। जैसे अगर आपके पास हो ऐसी पर्ची, आप चौंक जाएं तो आपके मुंह से क्या हो गया ये। वैसे तो ये नाम जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ चर्चा हो रही, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं शकील अख्तर जी। देखिए, कल हमने जो कहा था कि मोहन यादव को जो बनाया गया है मध्य प्रदेश में, वो राजस्थान के लिए सीधा मैसेज है और वो आज मोदी जी ने करके दिखा दिया।
देखिए, अब बीजेपी जो अपनी राजनीति कर रही है, या बीजेपी नहीं कहना चाहिए उसको, मोदी और अमित शाह कहना चाहिए, वो जो राजनीति कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम जो चाहे वो करेंगे, ताकत हमारे पास है। और जो लोकतंत्र और बाकी पारदर्शिता और विधायकों से राय लेना, ये सब जो चीजें हैं, ये एकेडमिक चीजें हैं, इनकी अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चलाएंगे, अपनी पार्टी चलाएंगे। आपने देखा, ये जो है वसुंधरा राजे को खास तौर से इसके लिए चुना गया ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि हम वसुंधरा से ही कहलवाएंगे, उनके हाथ से ही पर्ची खुलवाएंगे कि भंवरलाल शर्मा को भजनलाल शर्मा को चुना गया। तो ये अब उनकी अपनी राजनीति है और वो इसी राजनीति के सहारे अपने सारे पार्टी के लोगों को सीधा मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे और ये वैसा ही होगा। अब कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करें, संविधान का करें, इंस्टीट्यूशंस का करें, तो उनका अब कोई मायने नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी उन सबको पीछे धकेल के अपने हिसाब से काम करने जा रही है और तीसरी बार वो लोकसभा जीतने के लिए तैयारी कर रही है। वो राज्यों में कोई भी ऐसा नेता नहीं चाहती है जो उन्हें चुनौती दे सके या उनके सामने खड़ा हो सके। 18 साल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रह गए, तो आप देख रहे हैं कि आज वो मरने की बात करने लगे हैं। हालांकि वो कर कुछ नहीं पाएंगे, करेंगे भी कुछ नहीं, लेकिन लाडली बहनों को बुला के उनके आंसू पोंछते हुए दिखा के वो थोड़ा सा हल्का सा अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी भी इसको निकल जाने देगी कि चलो इतना है, हो जाने दो। उन्हें भी मालूम है भाई, जब वसुंधरा राजे कुछ नहीं कर सकती हैं तो शिवराज सिंह चौहान की कोई हैसियत है नहीं है। और ये इसलिए है कि सब जानते हैं बीजेपी के अंदर कि जिसने भी मुंह खोला, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दूसरी एजेंसियां उसके पीछे इस तरह पड़ जाएंगी कि उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो सब अभी चुप बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी जो जिम्मेदारी है, ये सारा जो ध्यान है, वो इंडिया गठबंधन पर लगा हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन इस चुनाव को अच्छी तरह लड़ लेती है तो अभी भी मोदी जी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और अच्छी तरह लड़ने का सिर्फ एक ही मतलब है, एक सीट पर एक उम्मीदवार। और उसके लिए इन सब पार्टियों को यह तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कितनी सीटें जीते। अब यह महत्वपूर्ण नहीं रहा है, अब महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी को कितनी सीटों पर हम हरा सकते हैं। अगर इस तरह चल पाए ये, तब तो 2024 में लड़ाई दिलचस्प होगी, मजेदार होगी, मुकाबला बराबरी का हो सकता है, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, वो अपने हिसाब से पत्ते खेल रही है वो, और उसके जो पत्ते हैं वो देखिए लगातार सफल भी होते जा रहे हैं। उसने फडणवीस को बनाया, कहीं कोई उसको नुकसान नहीं हुआ, उनको वापस उसने डिप्टी सीएम तक बना दिया, मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम भी बना दिया। खट्टर को बनाया, वहां हरियाणा में 10 साल से चली रही है सरकार, गुजरात में बनाया। तो देश की जनता जो है हमारी एक ताकतवर नेता को चाहती है, और वो जो है जब तक कि पूरा परिदृश्य नहीं बदल जाए वो बाकी चीजों पे नहीं जाती है। तो आज उसको ये ताकत लग रही है तो वो इस पे जा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस में वाकई फिर से हिम्मत है, ताकत है, वो बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा, इस पर एजेंडा केंद्रित कर पाती है तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो इन्हीं चीजों पे रिएक्ट करती रही तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता के अंदर ये मुद्दे अभी पूरी तरह जा नहीं रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इससे जनता को कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जनता को सीधा मतलब यह है कि जातिगत जनगणना अगर होगी तो क्या हमें उससे फायदा होगा, सरकारी शिक्षा होगी तो क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, सरकारी चिकित्सा होगी तो क्या हमें मुफ्त इलाज मिल पाएगा। यही सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा इनमें एक सवाल है बेरोजगारी का। बेरोजगारी अपने चरम पर है। अगर इसको ठीक से एड्रेस इंडिया ने कर लिया
तो वो खेल को अपनी तरफ मोड़ सकती है। जी बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, एक मैसेज, एक पैगाम ये जो देने की कोशिश हो रही है इधर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की तरफ से कि राज्यों में कैसे भी नेता को हम बैठा दे। पहली बार का चुना हुआ विधायक सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहा है, नाम है भजनलाल शर्मा। तीसरी बार के चुने हुए विधायक सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, नाम है मोहन यादव। तो ऐसे ऐसे नाम वाले 3 में से 2 राज्यों में हमने देख लिया, दोनों बड़े राज्य हैं। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य, 90 सीटें, और हालांकि छत्तीसगढ़ में फिर भी बहुत कमोबेश मजबूत नेता हैं, ये मान सकते हैं विष्णुदेव साय को, उस हिसाब से बीजेपी के लिहाज से। आगे देखते हैं कितनी मजबूती के साथ वो सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, कैसे प्रदेश को चलाते हैं। लेकिन यहां पर क्या ये एक पैगाम देने की कोशिश कि राज्य कमजोर रहें या जो भी रहें, एक मजबूत नेता हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है और नाम है मोदी, नरेंद्र मोदी, और उसके दम पर हम 2024 का चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए हम किसी मजबूत नेता को इन राज्यों में बैठा करके हमको क्या फायदा होने जा रहा है? कोई फायदा नहीं है, ये माना जाए। लेकिन एक बात यह भी है कि राज्यों से जो सीटें आएंगी, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, ये 65 कुल 65 सीटें जो हैं ये आएंगी, तो कम से कम ये भी मुख्यमंत्रियों का इसमें योगदान तो होना चाहिए। या यहां पर केंद्रीय नेतृत्व ये मान के बैठा हुआ है कि पूरे पिछली दफा भी मोदी जी के नाम पे हम चुनाव जीते, विधानसभा के चुनाव भी मोदी के नाम पे हम जीत रहे हैं, तो जब मोदी के नाम पे ही जीतना है तो किसी को भी बैठा दो कुर्सी पे, क्या फर्क पड़ता है? ये मान के बैठा हुआ है। अगर ऐसा मान के बैठा है, यहां से आपसे सवाल उठता है कि अगर ऐसा मान के केंद्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है, तब क्या एक ऑर्गेनाइजेशन इस हिसाब से चलता है जहां पूरी की पूरी एक ही आदमी का, पार्टी में एक ही आदमी का पूरा दबदबा हो और वो रुख कमोबेश तानाशाही की ओर बढ़ रहा हो? कैसे देखते हैं राजीव जी? 65 में से 61 सीटें बीजेपी के पास हैं इन तीनों राज्यों में, और उसको बचाने की उसको चिंता है। ये चिंता दिख रही है बीजेपी की। हो सकता है बीजेपी ये सोचती मेरी तो 61 सीटें, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन बीजेपी इंडिया गठबंधन के नैरेटिव के समांतर भी अपनी रणनीति को दुरुस्त करती दिख रही है। लोकतांत्रिक तरीकों को लेकर हम चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन उसका पैटर्न हर जगह है। लोकतंत्र का सवाल तो हम पूरे देश में देखते हैं, किसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आलाकमान पद्धति, मनोनयन पद्धति चल रहा है। इसलिए हम लोकतांत्रिक पद्धति पर हम इस वक्त बहुत जोर इसलिए नहीं देना चाहते, मेरा अपना ये सोचने का नजरिया है, क्योंकि अभी जो 3 स्टेट में इक्वेशन लाया गया है, नेताओं की बैटरी लाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का प्रभाव झलकता है, उससे लड़ने की तैयारी दिखती है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, SC, ST, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना, और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखिए उनको इस तरीके से दिया गया है, जैसे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको जो 2 हाथ सौंपे गए हैं, एक महिला और एक दलित का, वो दोनों भी मतलब बहुत अनुभवी नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री को चैलेंज कर सके। ये बात जरूर है कि एक पहली बार के विधायक हैं, लेकिन पहली बार के विधायक होने के बावजूद 3 बार बीजेपी के स्टेट में महासचिव रह चुके हैं, अनुभव है लंबा सांगठनिक। विधायक भले वो पहली बार के हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली ये है कि उनको काम करने का अवसर मिलेगा, कोई टांग खिंचाई नहीं करेगा, कोई सीनियोरिटी का दम्भ नहीं दिखाएगा। ये सारी चीजें डेमोक्रेटिकली नहीं हुई हो, ये आलोचना हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने बिठा दिया वहां ये इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ये उनका मकसद है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के समांतर उनके नारे को मीट करने के लिए ये इक्वेशन बनाया है कि अब आओ जाति के आधार पर कैसे लड़ते हो, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम तो 4 तरह की जाति मानते हैं, महिला, युवा, किसान, और इस तरीके से जाति मानते नहीं है, इस तरह की भी बात कर रहे थे। और अब देख रहे हैं कि जाति के आधार पर वो लीडरशिप खड़ा कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप जो खड़ा कर रहे हैं,
ये उनकी उस चिंता को बताता है, उनकी उस तैयारी की जरूरत को बताता है जो 2024 में उनको चुनौती मिलने वाली है। अब प्रश्न ये है कि इस तैयारी के बरक्स इंडिया गठबंधन क्या अपने स्लोगन्स को जनता तक पहुंचाने के लिए सांगठनिक आधार पर, रणनीतिक आधार पर योजना बना पाता है कि नहीं। 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, यह साफ साफ दिखता है। इंडिया गठबंधन को दिखाना है कि उसने भी कमर कसी है या नहीं। इन तीनों राज्यों के लीडरशिप के चयन पर मेरी इतनी ही टिप्पणी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को दिखाना है और खासकर 19 तारीख को दिन में दोपहर 3 बजे जो मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की, उस मीटिंग में ये तय होगा कि आगे की रणनीतियां क्या हैं। और जैसा कह रहे थे शकील अख्तर जी और उनके बाद प्रेम कुमार जी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ से अब सड़कों पे भी आने की ज़रूरत है, उन मुद्दों को सीधे सीधे जनता के बीच लेकर जाने की ज़रूरत है जहां कम से कम ये लगता हो कि हाँ ये जन मुद्दे हैं और सीधा का सीधा जनता से वो मुद्दे जो हैं वो टच होते हैं, उनके दिल से वो मुद्दे जुड़ते हों। ऐसी चीज़ों को लेके आना होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या इधर अगर दूसरे ढंग से देखा जाए, राहुल लाल जी जिस बात को हम लिख रहे हैं बड़ी बगावत की ओर बीजेपी, 2 विजुअल हमने दिखाए, जरा उन दोनों विजुअल को एक बार फिर से आपके सामने लाना चाहता हूं। एक जो पर्ची थमाई गई वसुंधरा राजे सिंधिया के पास, उस पर्ची के बाद क्या कुछ होता है जरा ले आइए स्क्रीन पे। उस पर्ची के बाद क्या कुछ होता है हमने देखा कि कैसे चौंकती हैं। और दूसरा ये जो पर्ची है इसके बाद ये हाथ में ये खोलती हैं इस पर्ची को और देखिए उसके बाद ये उनकी तरफ देखती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। इसको ये पर्ची जिसको बोलना है मुस्कुराते हुए, और राजनाथ सिंह के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो भी एक खुले मन की मुस्कुराहट नहीं, आप साफ पढ़ सकते हैं उनके चेहरे की मुस्कान को भी। दूसरा एक विजुअल दिखाना चाहता हूं जिसमें शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कह रहे हैं, ये विजुअल आप देख रहे हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसको ले आइए जहां पर शिवराज सिंह की बाइट जरा सुना दीजिए फिर से, जो साथी बाद में जुड़े हैं। 18 सेकंड की बाइट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आगे अपने बारे में किसी के सामने कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, इसी ढंग का कुछ उन्होंने कहा, यानी दिल्ली नहीं देखूंगा, दिल्ली की तरफ नहीं देखूंगा। जरा सुन लीजिए पहले और फिर आता हूं राहुल लाल जी के पास। इन दोनों से क्या बगावत के सुर नहीं सुनाई पड़ते हैं और यहां से क्या कुछ हो सकता है? सुनिए पहले। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सुन रहे थे राहुल लाल जी क्या कहेंगे। और यहां से क्या अगर ये दोनों बड़े नेता और उधर तीसरे बड़े नेता हैं रमन सिंह जो चुपचाप अभी बैठे हुए हैं, ये लोग अगर बगावत कर देते हैं तो बगावत के सुर तो ये बुलबुले फूटेंगे। तो फिर तो कैसे देखा जाए इसको, 2024 के लिहाज से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो बीजेपी के बड़े बड़े शुभचिंतक हैं वो भी बीजेपी को ये सलाह दे रहे थे कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को लोकसभा चुनाव तक अगर उनको बदलनी भी है और अपने इच्छानुसार किसी को लाना भी है तो लोकसभा चुनाव तक वो शिवराज सिंह चौहान को और वसुंधरा राजे को यहाँ पे दोनों को बनाए रखते तो वो उनके लिए बेस्ट डिसीजन होता। लेकिन देखिए, दोनों जगह मैं फील्ड में भी गया हूं, आप भी गए हैं हर तरफ। आप सोचिए, और अगर हम लोग सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी को देखते हैं, हमेशा कितना सॉफ्ट स्पोकन रहा है शिवराज सिंह चौहान। वो उनके अभी तक तमाम बयान उनके अगर हम लोग देखते हैं, जब से मुख्यमंत्री की रेस चल रही है 3 दिसंबर के बाद से, वो लगातार कभी अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और वो बयान देते हैं वो कि 28 की सारी सीटें लानी है, 100% सीटें लानी है मध्य प्रदेश से बीजेपी के झोली में, वो नारा वो लगा रहे थे। लेकिन उनके जो वो इतने मृदुभाषी मुख्यमंत्री जाने जाते हैं वो, और उनका जो बयान है वो कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, तो ये इस बयान में सीधे सीधे काफी जबरदस्त एक आक्रोश दिख रहा है। देखिए, जब पार्टी कोई परिणाम लाती है, परिणाम कोई अकेले में नहीं आता है कभी भी। पिछले बार कभी जो परिणाम आए थे सबों ने मिलकर जो है कि सब लोग जमीन पे काम करते हैं तब परिणाम आता है। लेकिन अगर इस तरह से जिस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जैसे सीधे दरकिनार किया गया, अब सोचिए कि वो लड़कियां रोते हुए कह रही है कि भाई
हमने तो आपको वोट दिया था। अगर महिला मतदाता जो लाडली योजना के कारण जो वोट मिला उन्हें, और वो मतदाता का सेंटीमेंट ये है, और देखिए उस सेंटीमेंट को बढ़ाने का काम चुनाव के दरमियान से ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था कि उस समय से ही देखिए बार बार कह रहे थे कि मैं तो जाने वाला हूं, फिर मतदाता कहती थी उनको, तो एक भावनात्मक अपील वो बार बार दे रहे थे वो कि जनता की तरफ से कि नहीं मैं आपको मुख्यमंत्री बने रहना है। तो ऐसे स्थिति में जनता को क्या मैसेज गया अब उन दोनों वीडियो से? जनता को जिसने कि उनको उनके नाम पे जिन लोगों ने भी वोट दिया, उन लोगों के बीच में मैसेज गया कि उनकी अवहेलना की जा रही है, और अगर वो लोकसभा चुनाव में मदद नहीं करते हैं, खुल के मदद नहीं करते, और पार्टी में अगर भितराघात की स्थिति होती है, क्योंकि देखिए आज कई जगहों से ये सूचनाएं आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, इन लोगों को सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का डर दिखाया गया है, क्योंकि जब राजनाथ सिंह 10 मिनट अकेले में बातचीत कर रहे थे, उस समय भी उनको मनाने के आखिरी प्रयास चले हैं राजीव जी पे। और जो उनके भी जो चेहरे के हाव भाव दिखते हैं, वो हाव भाव सामान्य नहीं है, वो देखिए भौचक्की से रह जाती हो पर्चा खोल के जो है। तो पर्चा में आखिर इसका मतलब है कि वो नाम कैसा था? वो ठीक है, वो तो नहीं बन रही थी मुख्यमंत्री, वो किसी और के लिए मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने वाले थे। और राजस्थान की राजनीति में आपको डंके के चोट से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पहले से बढ़ी हुई है। अगर हम लोग अभी के विधानसभा चुनाव के हिसाब के परिणामों को अगर लोकसभा में कन्वर्ट करते हैं, तो सोचिए कि 11 सीटें कांग्रेस इसमें ला रही है इसमें। वैसे स्थिति में अब वसुंधरा राजे वो नाराज हैं। आप सोच के देखिए कि जो अलग अलग जितने सारे समूह पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने बनवाए राजस्थान में, चाहे आप गजन सिंह शेखावत का समूह हो, राजेंद्र राठौर का ग्रुप हो, तो हम लोग के कानून मंत्री जी का जो है कि उनका ग्रुप है, और बिरला के समर्थकों का ग्रुप है। तो राजस्थान में बहुत सारे समूह थे, हर कोई अपने अपने खेमे के लिए जो है कि अपने खेमेबंदी कर रहा था। उस खेमेबंदी के बीच में भजन लाल शर्मा जी को ले आते हैं, तो देखिए सबों की महत्वाकांक्षाएं टूटी हैं। और ऐसे स्थिति में आप डंके के चोट पे एकदम बिल्कुल नोट कीजिए कि यहां पे अगर कांग्रेस अपने मुद्दों को, चूंकि वहां पे जमीन पे जो एक स्थिति है, वहां अशोक गहलोत ने जो डिलीवरी किया हुआ है, यानी उन्होंने जो डिलीवरी का स्तर बनाया हुआ था, भजन लाल शर्मा को पहले उस स्तर पर उनको डिलीवरी करना पड़ेगा। वो चुनौती उनके लिए पहले नंबर की चुनौती होगी। अब दूसरी चुनौती है कि जो पार्टी के इतने सारे लोग एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में तो आपने सबों को बेवकूफ बना दिया, हर किसी को आपने आश्वासन दे दिया कि आपके लिए भी मुख्यमंत्री के पद खुले, आपके लिए भी मुख्यमंत्री के पद खुले हैं। तो ये जो आपने एकता बनाने का प्रयास किया किसी भी तरीके से, हालांकि वो बहुत ढंग से नहीं बनी थी वो एकता, लेकिन वो थोड़ी मोड़ी जो भी एकता बनी थी वो लोकसभा चुनाव में कैसे रहेगी? और यहां से क्या जो हम लोगों का अब तक जो वसुंधरा राजे के तेवर रहे हैं, तो वो क्या वो इसको आसानी से इसको स्वीकार कर लेंगी? इनको उनके देखिए हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए कि उन्होंने जिन विधायकों के लिए टिकट मांगे थे, उन विधायकों को भी वो विधायक भी जीते हैं, और जिनके लिए जिनको टिकट नहीं मिले थे वो निर्दलीय जीते हुए हैं। वो चाहे यूनुस खान जी को देख लीजिए, चाहे चित्तौड़गढ़ के जो वहां पे आकिया जी को देखिए, चंद्रभान आकिया, ये सबके सब जो है कि जीते भी है। तो इसलिए संख्या उनकी दोनों तरफ है। और ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लिया है, मैं मानता हूं कि ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला निर्णय, और ऐसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने एक बार और लिया था। देखिए हम लोग सफल नामों की तो गिनती कर रहे थे अभी, आपको याद होगा रघुवर दास का नाम आपको याद आ रहा होगा राजीव जी, रघुवर दास को भी ऐसे ही बना दिया गया था। और अगर झारखंड का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो एक तरह से रघुवर दास के कारण ही हारी थी। अगर वो लास्ट टाइम में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के किसी और को बना देती तो वो स्थितियां वहां पर झारखंड में उनको वो अपनी स्थिति उनको खोना नहीं पड़ता। तो ठीक है, कई जगह उनके पत्ते चले हैं, कई जगह पत्ते नहीं चले हैं, लेकिन ये बड़े राज्य हैं। देखिए मेरा मानना है टीम इंडिया, देखिए टीम इंडिया के लिए इन राज्यों में, हालांकि चूंकि वो लड़ेगी चुनाव तो हर तरफ उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन यहां पे टीम इंडिया के लिए पाने के मौके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने पुराने आंकड़े 2019 के आंकड़े को बनाए रख सके। वो आंकड़े तो बनाए रखना उनके लिए मुश्किल चीज है। टीम इंडिया की रणनीति क्या है? टीम इंडिया की उम्मीदें कभी भी जो है कि वो राजस्थान से नहीं थी, मध्य प्रदेश से नहीं थी, छत्तीसगढ़ से नहीं थी। टीम इंडिया की उम्मीदें टिकी हुई है बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, वो उनकी उम्मीदें हिमाचल से टिकी है, कर्नाटक से टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है टीम इंडिया को, खुद ही जो है मैं मानता हूं। अब जो बगावत की स्थिति अगर थोड़ी भी बनती है अगर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक उल्टा फैसला भी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक उल्टा फैसला हो सकता है। रघुवर दास का नाम आप ले रहे थे, रघुवर दास हैं, इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, खुद अपना चुनाव हार गए थे, उनको फिर से चुनाव लड़के जीतना पड़ा। आप याद कीजिए धामी साहब, और उसके अलावा
खट्टर साहब का जिक्र हम लोग बार बार करते ही हैं, जो दूसरा चुनाव अपना नहीं जीत पाए, फिर अभी जेजेपी के साथ में सरकार में है। कल ही इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसे कितने नाम हैं, थोड़ी देर पहले भी कह रहा था मैं, तो कई सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर आने के बाद भी क्या बीजेपी रिपीट कर पाई है, या अपने दम पे, उन मुख्यमंत्रियों के दम पे क्या डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में उतने लोकप्रिय नेता हैं जितने आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान हैं, जहां विजुअल्स आप देख रहे थे और उनकी लाडली बहना जो है आकर रो रही हैं गले लग करके। तो ऐसे और वैसे ही आप उधर छत्तीसगढ़ में देखिए, तो बहुत अलग अलग तस्वीरें आती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको साफ समझ में आएगा कि परिस्थितियां बहुत कुछ बदल सकती हैं और हमेशा एक ही तरह का फॉर्मूला सियासत में तो नहीं चल सकता है। सियासत में फॉर्मूले भी चेंज होते हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं है। सियासत जो है ना, वो एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। उस केमिस्ट्री को शायद मोदी जी अच्छी तरह से समझते होंगे। हम तो राजनीति करते नहीं हैं, हमारा काम राजनीतिक विश्लेषण करना, उस हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो यहाँ आपके बीच हम पहुंचा रहे हैं, रख रहे हैं। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। संजय जी, कैसे देखते हैं आप, और यहाँ से राहुल गांधी का जो आज बयान है खुले तौर पे, देखिए इस चुनाव के बाद पहला बयान राहुल गांधी का आया। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार राहुल गांधी सदन में मौजूद रह रहे हैं, सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। और आज संसद के बाहर जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अमित शाह इतिहास को, जो ओरिजिनल इतिहास है उसको मिटा के अपना इतिहास लिख रहे हैं, और नेहरू जी पे जो बातें हुई हैं उसका भी जिक्र है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ओबीसी का जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। और ये साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को ला करके ऑलरेडी धरातल पे इन लोगों ने रख दिया है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी भारी पड़ रहे हैं। और उसी का नमूना इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन है। अगर उसको इस हिसाब से देखा जाए तो यहां इसके आगे कितनी मजबूत दिखाई देती है आपको इंडिया गठबंधन की ये नीति, रणनीति, और यहां से कैसे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं हम लोग। अभी हालांकि इंडिया गठबंधन की जो आगे की रणनीतियां हैं वो हमारे सामने नहीं है। 19 तारीख को अभी बैठक होनी है, उसके बाद से समझ में आएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन इतना साफ समझ में आ रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि कुछ ना कुछ अंदर खाने बहुत मजबूती के साथ ये अगले चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? बेशक बीजेपी दबाव में है, और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हम जो कह रहे थे वही असर हुआ है, उसी कारण हुआ है। तो राहुल गांधी के कहने का मतलब है कि कास्ट सेंसस की जो हम बात कर रहे हैं, उसी कारण ये 3 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो रूटीन के नहीं हैं। तो हम लोग अगर ये जो कह रहे हैं कि नए लोगों को चुन लिया गया, पहली बार के विधायक को बना दिया गया वगैरह वगैरह, और मोदी शाह मनमानी कर रहे हैं, तो उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वो कांग्रेस से टक्कर ले रहे हैं या इंडिया गठबंधन से टक्कर में बनाया। तो इन्होंने किस ढंग से कन्वे किया है और उसको पार्टी के लोग कैसे लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है कि माने सीबीआई ईडी का डर सबको है, डराया जा सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं है बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी, और ये जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, जाहिर है ये दिखावा है, राजनीति है और मुकाबला है, तो बीजेपी में इसको लोग कैसे लेते हैं? जो 3 लोगों को जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जो कद्दावर नेता हैं, जिनका क्लेम था, जिनको बनना चाहिए था, तो वो इसको कैसे लेते हैं और कैसे विरोध करते हैं? खुलकर कर सकते हैं, बिना खुले अंदर खाने कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वो इसको विरोध कैसे करेंगे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मोदी और शाह की जोड़ी ने या पार्टी ने कैसे उन लोगों को कन्विंस किया है? भाई अभी जो वीडियो आपने दिखाया उसमें बहुत क्लियर है कि वसुंधरा राजे को ये पता नहीं था कि चिट में नाम किसका है, और जब उन्होंने खोलकर राजनाथ सिंह की तरफ मुंह घुमाया तो राजनाथ सिंह उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, जैसे कि उनको पता था कि ये होना है। और वो जिस तरह से जब उन्होंने नाम दिया तो जिस तरह से हंस रहे थे, तो जाहिर है कि वो विधानसभा में विधायकों के बैठक में निर्णय नहीं हुआ था, और वो पर्ची बना के इनको दे दिया गया था कि आप अनाउंस कर दो। अगर विधायकों की बैठक में निर्णय हुआ होता तो जाहिर है उनको पहले से पता होता और पर्ची देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इस सब को पार्टी अपने लोगों को कैसे बता रही है और कैसे कन्विंस कर रही है? अगर हम लोग ये कहें कि ये नाराज है, तो नाराज तो पहले से थी और इसके बावजूद चुनाव जीत गई। तो रिजल्ट तो यही, माने रिजल्ट या जो अनुमान तो यही था कि बीजेपी जीत नहीं रही है इन राज्यों में, और ये लोग नाराज थे, मोदी जी उपेक्षा कर रहे थे, ये सब पहले से तय था।
उसके बावजूद बीजेपी जीती है। तो ये भी संभावना है कि इन लोगों को लग रहा हो कि हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और जब पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बीजेपी जीती जाएगी, तो हम बीजेपी में रहे, फिर कम से कम हमारी सरकार तो रहेगी। लेकिन अगर ये लोग किसी कारण से नाराज हैं, किसी कारण से मतलब साफ है, इनके कार्यशैली से अगर नाराज हैं और विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध करने से कोई रोक नहीं सकता है कैसे भी। और इसमें ये ईडी सीबीआई के डर का कोई मतलब नहीं है, तो विरोध तो ये कर ही सकते हैं। तो ये कुछ दिन में मुझे लगता है कि क्लियर होगा कि इन लोगों को लगेगा कि कौन जीत रहा है, उसके साथ जाना पसंद करेंगे, चाहे खुलकर या छिपकर भी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये लोग क्या करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि इस संबंध में निर्णय लेने में इन लोगों को समय लगेगा और मुश्किल होगी। तो जो भी निर्णय होगा उसका असर होगा, लेकिन निर्णय मुश्किल उनके लिए। निर्णय मुश्किल है, बिल्कुल निर्णय मुश्किल है। अब जो कुछ भी है वो 2024 के लिए है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए, 23 का चुनाव खत्म हो चुका है, 23 में जितने भी चुनाव थे। और यहां कहा जा रहा था कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है। अगर सेमीफाइनल भी माना जाए तो फाइनल में किसकी तैयारी कितनी मजबूती के साथ में है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और ये क्या 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन जो है ये बीजेपी ने अपने आगामी चुनावों को देखकर किया है। क्या बीजेपी इन तीनों राज्यों जिसमें 65 सीटें लोकसभा की आती हैं, उसको जिसमें से 61 सीटें 61 सीट्स बीजेपी के खाते में अभी आज की तारीख में हैं, क्या इन 61 सीटों को बीजेपी फिर से हासिल करना नहीं चाहती है, इसलिए ऐसे कमजोर सीएम को इन्होंने रखा है, या कुछ और है? अंदर खाने चल क्या रहा है, क्या कुछ हो सकता है? दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ चल सकता है? लेकिन इसके साथ साथ ये बगावत के सुर की बात हम कर रहे हैं कि बड़ी बगावत की ओर। एक देखिए, एक पैनल पहले बाहर है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और उनके समकक्ष के नेता हैं। दूसरा पैनल कमोबेश बाहर है जिसमें एक आखिरी जो नेता हैं जिनसे आज पर्ची जिनके थ्रू दिलवाई गई, यानी कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और उनके साथ साथ पैरेलली तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, वो सब निकाल दिए गए हैं। अब यहां से कहां देखा जाए, किस दिशा में देखा जाए? 2024 कितनी मजबूती के साथ यहां बीजेपी लड़ती हुई दिखाई देती है आपको? देखिए, जब कुछ समय पहले जब ऑब्जर्वर ने लिखा था कि मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद भी उस अपनी ही बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब शायद वो भी कन्विंस है और मोदी जी भी कन्विंस है कि अगला चुनाव जो है मैं ही लड़ सकता हूं। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था राजू जी कि मोदी जी अपनी भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से बना रहे हैं, नीचे से स्टेट यूनिट से लेके ऊपर तक चेंज कर देंगे। 2024 का लोकसभा की जो सूची आएगी वो मुझे लगता है कि और भी बहुत ज्यादा आश्चर्यकारी रहेगी। उसमें ऐसे ऐसे नाम रहेंगे और ऐसे ऐसे नाम नहीं रहेंगे जिसके बारे में हमें अपेक्षा रहेगी कि ये नाम तो होने ही चाहिए थे। मुझे लगता है वो भी इसी पद्धति से, इसी तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से जो है पूरी की पूरी सूची बनेगी और मोदी जी अपने ही तरीके से चुनाव लड़ने पर वो आमादा है। देखिए, राजनाथ सिंह ने अगर जो चिट्ठी जो दी, मतलब मजाक में भी उन्होंने कहा होगा कि भाई मैं तुम्हें क्या मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मेरी अपनी जो सीट है वही खतरे में है, पता नहीं मैं 2024 के चुनाव के पहले कहीं मार्गदर्शक मंडल में न भेज दिया जाऊं तो मैं तुम्हारी गारंटी क्या दूंगा। बस इतना ही कह सकता हूं, शायद बोला होगा राजनाथ सिंह ने, जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि मुस्कुराइए कि आप बीजेपी में हैं। मतलब आपके पास मुस्कुराने के अलावा और किसी भी निर्णय को सिर झुका के स्वीकार कर लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो उसका कारण ये है कि मोदी जी का खुद में जबरदस्त विश्वास है और उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, अभी आप राजस्थान में ही उन लोगों के नाम देखिए, कितने कद्दावर नेता है और सब जगह इन्होंने इसी तरीके से जो है नए मुख्यमंत्री का नाम किन किन लोगों से प्रस्तावित किया, उनके नाम उनके हाथों प्रस्तावित किया जो खुद ही दावेदार थे, ताकि आप कल को जाके अपने लोगों के बीच ये शिकायत न कर सके, बगावत न कर सके। लेकिन छत्तीसगढ़ से तो मैं बहुत नहीं कह सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसे केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ ऐसा बड़ा कोई कदम उठाने वाला कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता। खुद डॉक्टर रमन सिंह भी शायद नहीं उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको याद होगा कि उनके अपने पुत्र का भी नाम जो है कुछ चीजों में आया था, सूची में आया था। वो नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से कोई उन पर आंच आए, क्योंकि उन्हें अब अपने पास जो है अपने पुत्र अभिषेक सिंह को जो है उनको स्थापित करना है। स्वाभाविक है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का एक तरह से वो तो रहता ही है, सब कोई करते हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो चीज है वो निश्चित रूप से
अब इसमें निर्भर ये करेगा कि इनको कितना ज्यादा जो है इसके लिए एक तरह से प्रेरित किया जाएगा इनके अपने लोगों के द्वारा। देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को जो थी वो थी वसुंधरा राजे से, लेकिन जब वसुंधरा राजे ही नहीं ऐसा लगता है कि हथियार डाल दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अगले 3-4 महीने तो ये निकल जाने देंगे, और जो कुछ अब इन लोगों को करना होगा वो शायद लोकसभा के पहले करेंगे। लेकिन तब तक जो है मोदी जो है अपनी पूरी की पूरी ऐसी सूची बनाकर तैयार रख लेंगे कि आप आए चाहे मेरे साथ ना आए, मेरी अपनी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग तरह की रहेगी, और उसी के बल पे 2024 के बाद का वो शासन करना चाहेंगे। मुझे बिल्कुल इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है कि मैं शकील अख्तर साहब की इस बात से सहमत हूं कि इन लोग कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा बांध दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वाकई कुछ करने की स्थिति में इनको छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन मेरा को ऐसा लगता है कि इसका फायदा राहुल गांधी और इंडिया इस तरीके से उठा सकता है कि उस असंतोष के कारण जो है अंदरूनी तौर पे जो स्टेट यूनिट्स जो है अगर कमजोर होती हैं, वाकई होती हैं स्टेट यूनिट्स कमजोर, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल 1-1.5 महीना 2 महीना हमको और देखना चाहिए कि ये सरकारें चलती कैसे हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कांग्रेस की राज्य इकाइयां और विधायक दल के जो सदस्य हैं कांग्रेस के, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तीनों राज्यों में इतने तरह के वादे और गारंटियां दी हैं, और भी मोदी के नाम पर दी हैं, कुछ अपने नाम पर दी हैं। वो सारी के सारे जो वादे हैं वो किस तरीके से पूरे किए जा सकेंगे, मुझे लगता है कि नहीं किए जा सकेंगे। मैं एक स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि इस जो वादे किए गए, जो गारंटी की है, तो एक एक राज्य में 50-50 हजार, 40-40 हजार, या एक एक राज्य में राजस्थान में तो 80-80 हजार तक करोड़ का उस पर खर्च आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 महीनों में, विशेष करके मार्च में बजट का समय आना है, उसके पहले किस तरीके से वादे पूरे करेंगे ये हमें नहीं पता। लेकिन उन वादों पर, उन गारंटियों पर अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती तो कांग्रेस को इस पर बात आगे बढ़ानी चाहिए, तब कहीं जाके इनको इसका फायदा मिल सकता है। राजीव जी, वो कहेंगे यही कि हमको जिता के ले आओ, डबल इंजन की सरकार रहेगी, और उसके बाद आपकी जो हमने गारंटियां दी हैं वो गारंटियां पूरी कर देंगे हम। तो अभी 3 महीने बाद आप देख लीजिए कि 1 फरवरी को अनुपूरक बजट आएगा सामने, उससे पहले 22 जनवरी को हम राम मंदिर का उद्घाटन देखेंगे। तो पूरा का पूरा एक अलग माहौल, और उसके बाद फिर चुनाव की घोषणा, और लोकसभा चुनाव की घोषणा। तो उस समय कौन सी गारंटी कौन पूछने वाला है कि आप गारंटियां कितनी पूरी किए नहीं किए। लेकिन चुनावी सभाओं में, भाषणों में ज़रूर ये बात आप सुनेंगे कि हमको जिता के लाइए, उसके बाद जितनी बातें हमने पहले कही हैं और जो बातें अभी हम कह रहे हैं, सारे वादों को हम पूरा करेंगे। 5 साल फिर से दीजिए, 60 महीना दीजिए, 120 महीने हमने दे दिए, आपने दे दिए, अब 60 महीने और दे दीजिए। तो चलिए ये महीने महीने गिनते रहिए और आगे आप मोदी जी को जिताते रहिए। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है अमलेंदु उपाध्याय जी, सवाल ये है कि यहाँ से आगे 2 बातें यहाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। एक ये कि हम लोग ग्राउंड लेवल की जो भी विश्लेषण करते हैं, और पिछले चुनाव में भी अभी कर रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये 5 राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी 3 राज्यों में जीत गई। उसके बाद से अब लोगों के दिल भी टूट गए कि देखिए विश्लेषण कुछ और हो रहा था और यहाँ रिजल्ट कुछ और है। फिर बातें ये भी होती हैं कि ईवीएम जब तक है तब तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, ये बात भी है। तो एक ग्राउंड लेवल का विश्लेषण और हकीकत जो सामने यानी रिजल्ट में जो आता है, दोनों के फर्क को कैसे समझा जाए, बहुत मुश्किल सवाल आपके सामने रख रहा हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। लेकिन ये सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि हम भी जाते हैं ग्राउंड पे, देख के आते हैं, सब कुछ उस हिसाब से अपने तमाम साथियों के बीच उन बातों को पहुंचाते हैं कि चल क्या रहा है, और उसके बाद रिजल्ट कुछ और आता है। निराशा हमें भी हाथ लगती है कि हमारा विश्लेषण ही गलत था, शायद हमारी नज़रें सही नहीं गई, सही लोगों से हमने बातचीत नहीं की, या कुछ और है जैसा हमारे तमाम साथी लिखते हैं। और अब तो मतलब 90% हमारे साथी ये बात यहाँ मान गए हैं, मानते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक आप बीजेपी को हरा नहीं सकते। क्या ऐसा सचमुच है? ऐसा मान लिया जाए, और अगर ऐसा मान लिया जाए फिर तो विश्लेषण हम कुछ भी करें, रिजल्ट तो कुछ और आएगा। अमलेंदु जी। राजीव जी, मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले मेरे पास एक मेल आया करता था पटना से। मैं आपको बता रहा हूं बात 2012 से लेकर 2014 के बीच की।
हर हफ्ते एक मेल आता था, मेरे मेल में वो पड़े भी हैं वो मेल अभी भी, और उस मेल में यही कहा होता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो ईवीएम बंद कराओ, वरना आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। तब तक चूंकि भारतीय जनता पार्टी आई नहीं थी, तो उस समय ये बातें आती थी। और एक मेल मेरे पास आता था, पटना के सज्जन थे, वो बाकायदा उस पर अभियान चला रहे थे ईवीएम को लेकर के। अब मैं नहीं कह सकता कि ईवीएम को लेकर के क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, उसमें संदेह तो निश्चित तौर पर बने हुए ईवीएम को लेकर के। 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं, ये भी सवाल है कि वो मशीनें कहाँ चली गई। 370 लोकसभा क्षेत्रों में वोट कम पड़े, गिने ज्यादा गए, ये मामला अदालत में पड़ा हुआ है, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो सवाल तो है ईवीएम के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम के ऊपर कोई सवाल नहीं है। तो इन सवालों के निराकरण आखिर होने चाहिए, और अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो ईवीएम हमेशा संदेह के घेरे में रहेगी। इसमें तो राजीव जी कोई दो राय नहीं है। अब 9 लाख ईवीएम और खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं। भाई जो पुरानी ईवीएम है उनका क्या हुआ, जो 9 लाख ईवीएम नहीं खरीदने के आदेश दे दिए गए, ये 9 लाख ईवीएम कहाँ इस्तेमाल की जाएंगी। तो ईवीएम के ऊपर तो बहुत सारे सवाल है राजीव जी, जिसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जहां तक सवाल ये है कि हम लोग जो विश्लेषण करते हैं राजीव जी, जमीन पे जाकर के भी करते हैं, स्टूडियो में बैठ करके भी करते हैं। जाहिर सी बात है कि स्टूडियो में जो हम विश्लेषण करते हैं, तो वो जमीन पे जो सुन करके आते हैं, लोगों से बातचीत करके आते हैं, उसी के आधार पर स्टूडियो में जो है हम विश्लेषण करते हैं। तो हमारा विश्लेषण कोई अलग से नहीं होता है, आसमान से टपका हुआ नहीं होता है। तो अगर कोई ये कहे कि साहब आपका विश्लेषण गलत हो, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं तो वही था, हमसे सुनना क्या चाहते थे, ये सुनना चाहते थे कि 5 राज्यों में बीजेपी जीत रही है। तो ये तो सवाल है ना। तो आप हमसे जो विश्लेषण सुनना चाहते थे, हम जो विश्लेषण कर रहे थे, हम तो वही विश्लेषण कर रहे थे जो हम जनता से सुनकर के आ रहे थे, उसके आधार पर विश्लेषण कर रहे थे कि ये चीजें इस तरफ जा रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई रास्ता तय करके जा रहे थे कि नहीं हमको यही विश्लेषण करना है। भाई जनता से जो चीजें आ रही थी, जो हम सुन रहे थे, सब तरफ की बातें, अचानक लोगों से जाकर के मिलते थे, जो चीजें सामने आती थी वो आकर के यहाँ बताते थे। और जो हम लोगों ने रिपोर्ट की राजीव, खासतौर से राजस्थान से जो हमने रिपोर्ट की, और उस दिन राहुल लाल जी भी कह रहे थे जिस पाली जिले के लिए कहा जाता था ये वो पाला बदल लेगा, तो वहां की रिपोर्ट हम लोग की सही है, हमारा विश्लेषण सही था एकदम। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वहां कह रहे थे कि हम इस बार जो है अशोक जी गहलोत को वोट देंगे, और उस पाला बदल लिया गया कांग्रेस की तरफ। तो ये सारे विश्लेषण जो हमारे जमीन पे थे वो थे, निश्चित तौर पे सही थी। बहुत सी चीजें बाद में मैनेज होती हैं, किस तरीके से मैनेज होती हैं, उन पे बहस हो सकती है, लंबी बहस की। क्या है ना, क्या है अमलेंदु जी कि दोषी तो हम ही कहलाएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक साथी जो होते हैं ना बहुत चालाक हैं। वो एक तरफ वो अपने हाथ में कुछ रखना नहीं चाहते हैं, वो एक तरफ कहते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक कुछ नहीं हो सकता, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आपका प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो गया। भाई हम कोई प्रेडिक्शन वाले लोग नहीं हैं, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, हम जो देखते हैं उसी का विश्लेषण करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा अगर प्रेडिक्शन ही देखा जाए, एग्जिट पोल या बाकी ओपिनियन पोल देखा जाए, तो वेस्ट बंगाल का ओपिनियन पोल हमारा 100% सही था, हम हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल हमारा 100% सही था, गुजरात का ओपिनियन पोल एग्जिट पोल हमारा बिल्कुल सही था, वहाँ बीजेपी जीत रही थी। और जब हम बीजेपी जीत रही थी गुजरात में बताए, तो हमारे कई दर्शक साथी जो नाराज हो गए कि आप गुजरात में कैसे दिखा रहे हैं जीत रही है, तो वो सही था। तेलंगाना में हमारा एग्जिट पोल सही था, कर्नाटका में हमारा एग्जिट पोल सही था, और दिल्ली में हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सही था 5 साल पहले। बिहार झारखंड का एग्जिट पोल हमारा बिल्कुल सही था। तो जो लोग उनको ना देख करके आप कहते हैं नहीं जी, अब ये 3 राज्यों में भी हरियाणा का एग्जिट पोल हमारा सही था, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल हमारा सही था, सब कुछ हमारे चैनल पे है साथियों, आप जाकर देखिए। और आपको दावे के साथ बोलता हूं कि हमारा एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश का भी सही होता अगर अखिलेश यादव मजबूती के साथ आखिरी 3 चुनाव लड़ लेते। 7 फेज में चुनाव हुए, जिसमें से 3 फेज उन्होंने छोड़ दिया कि हम तो जीत ही रहे हैं। ईवीएम की चोरी हो रही थी, और आखिरी 7वें फेज के मतदान के रात को आपके लोग ईवीएम पकड़ रहे हैं बनारस में, याद है ना। तो जब ईवीएम की चोरी हो रही थी तब आप कहां थे। अखिलेश यादव जी को उस समय ईमानदारी के साथ अपने चुनाव को जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हम अखिलेश को दे रहे हैं वोट, हम समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, तो वही तो हम आप तक पहुंचाते हैं। और बहुत सारी बातें बिल्कुल माइक पे कैमरे पे रिकॉर्डेड। पाली की बात आप बहुत सही कह रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे राहुल लाल जी की पाला बदलेगा। 6 बार से 6 साल मतलब 30 साल से नहीं बदला था, वो हमने भी दिखाया कि पाला बदल रहा है, और यही हुआ। लेकिन
कुछ चीज़ें हैं, इन बातों को समझना होगा। और चुनाव, शुरुआत से कह रहा हूँ, चुनाव प्रेडिक्शन से नहीं जीते जाते हैं। चुनाव कोई भविष्यवक्ता नहीं बता सकता, वो पंडितों को बैठा के जो लोग करते हैं वो भी नहीं। चुनाव जो है वहाँ बहुत पहले बता दिया, चुनाव गणित नहीं है, चुनाव एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। और जो लोग रसायन शास्त्र के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि कहाँ कौन से केमिकल को मिला के क्या बनाया जा सकता है। यहाँ 2+2=4 नहीं होता, यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और चूंकि मैं प्रोफेशनली इंजीनियर भी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। उस चीज़ को समझिए, इलेक्शन उस ढंग से लड़ा जाता है। अब माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि इस पे बहस अभी और चलेगी। 2024 जैसे जैसे नज़दीक आएगा, उसके चुनाव नज़दीक आएंगे, ये बहस और छिड़ेगी। लेकिन एक बात जो बार बार कहता हूँ, हमारे शकील अख्तर जी भी बोलते हैं, ईवीएम पर ईमानदारी के साथ ईवीएम पर विपक्षी दलों को यहाँ चौकन्ना रहना होगा और इस पर आंदोलन छेड़ना होगा। अगर लगता है, क्योंकि हमारे तमाम साथी ईवीएम की चर्चा करते हैं, कहते हैं ईवीएम की चर्चा करो, तो ईवीएम पर हम कौन सत्ता पक्ष चर्चा करेगा? अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं 2012 से 2014 के बीच इनके पास पटना से ईमेल आ रहे थे कि जब तक ईवीएम रहेगा, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें रहेंगी, तब तक बीजेपी जीतती जाएगी, आगे और भी बुरे दिन आएंगे। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे कई सारे लेटर्स, ईमेल्स, फोन मेरे पास भी आते रहे हैं, अभी भी आते हैं, और बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए आप और हम आंदोलन करेंगे नहीं। हम विश्लेषक हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, हम पत्रकार हैं, इधर की खबर उधर पहुंचा सकते हैं, उधर की खबर यहां पहुंचा सकते हैं। ये काम राजनीतिक दलों का है, इसलिए उनको जरूरत है। अमलेंदु जी क्लोज कीजिए अपनी बात, फिर आगे बढ़ते हैं। जी राजीव जी, तो मैं यही कह रहा था कि किसी भी विश्लेषण में या किसी भी एग्जिट पोल में हम ये तो बता सकते हैं कि जनता क्या चाह रही है, लेकिन मशीनें क्या बेईमानी करेंगी ये हम कैसे बता दें, या कहां क्या बेईमानी होगी वो किस उसमें एग्जिट पोल में आ जाएगा? वो तो किसी में भी नहीं आ सकता। तो हम जो बात कहते हैं वो जनता जो हमसे कहती है हम उसको यहां आकर के कहते हैं। तो हम वही बात यहां लगातार कह रहे थे। बिल्कुल। दूसरी बात राजीव जी ये है कि आखिरी बात मैं अपनी कहूं कि ये जो फिलहाल जो हुआ है और जिसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जैसे आप छत्तीसगढ़ में ऐसा कर दिया, मध्य प्रदेश में ऐसा कर दिया और राजस्थान में ऐसा कर दिया, बिल्कुल ठीक है कि ईडी सीबीआई के सब पे डर है, मोदी जी बहुत भारी हैं, अकेले सब पे भारी हैं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा भारी मोदी जी हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कभी कभी राजीव जी जो कमजोर लोग हुआ करते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा मार कर दिया करते हैं। तो जब गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए आ रहे हैं, ये 2024 में यही गुल खिलाएंगे, आप इस बात को लिख के रख लीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों से भारतीय जनता पार्टी को रिजल्ट किसी हाल में नहीं आ सकते जो 2019 में आए थे। और आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे सेंट्रल की फोर्सेस भेज दीजिए, चाहे आप कुछ भी इंतजाम कर लीजिए, चाहे कुछ भी कठपुतली मुख्यमंत्री बना लीजिए, जो बगावत शुरू हुई है उसने असर दिखाना शुरू किया राजीव जी, और 2024 के चुनाव में ये असर दिखाएगा। तो इसलिए जो है और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी अपना तो भला कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे हैं। ना कांग्रेस का बुरा कर रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन का बुरा कर रहे हैं, ना इस देश का बुरा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। एक पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नष्ट कर रहे हैं और एक नरेंद्र मोदी कंपनी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बना रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से परिस्थितियाँ किधर जा रही हैं, और ईवीएम से लेकर तमाम मसलों पे 2024 अब तो सब कुछ यहाँ एक आज फिनिश हो चुका है। कल 13 तारीख है और कल 2 बजे दोपहर में रायपुर में ओथ सेरेमनी है। पहले सीएम जो चुने गए हैं विष्णुदेव साय, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे रायपुर में। और अब ये जलसा आप देखेंगे अगले 3 दिनों तक। 14 तारीख को शायद आज जो नए नवेले भजन लाल शर्मा जी चुने गए हैं उनकी ओथ सेरेमनी है, शपथ ग्रहण है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ से 2024 की तरफ एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ राहुल लाल जी। जी प्रेम कुमार जी, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? पहले कह रहा हूं कि भजन लाल जी का बर्थडे 15 है, इस वजह से 15 तारीख को रखा गया है उनका ओथ सेरेमनी। अच्छा, 15 को रखा गया। चलिए, 14 की बात आ रही थी, 15 अपने जन्मदिन पे ओथ ले रहे हैं। और देखिए उनका भाग्योदय कैसे हुआ है। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ते हैं, सीटिंग एमएलए को हटाकर उनको टिकट दिया जाता है और सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं और अपने जन्मदिन पे वो ओथ लेंगे, शपथ लेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने राज्य को वो कैसे चलाएंगे बिना भेदभाव के।
चलिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं कि यहां से 2024 दोनों ताकतवर, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में गठबंधन पूरा, बीजेपी में भी गठबंधन, लेकिन आज की तारीख में अगर ताकत की बात की जाए तो कौन कितना मजबूत दिखाई देता है? छोड़ दीजिए ईवीएम, छोड़ दीजिए घोटाले, इन सब चीजों को थोड़ी देर किनारे कर दे। ओवरऑल जो हम लोग करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उस आधार पर शकील अख्तर जी। एक मिनट, हम ईवीएम की बात जरूर करना चाहेंगे। जो अमलेंदु जी बता रहे हैं कि 2012 से उनके पास, जी ठीक है, 2012 से जो उनके पास ईमेल आ रहे हैं वो कांग्रेस के नेताओं के पास भी आ रहे थे। आपने बताया कि आपके पास भी आ रहे थे, तो बाकी ये लोग कर क्या रहे थे? ये ईवीएम लाने वाली कांग्रेस ही थी ना, और कांग्रेस जब ईवीएम लाई तो उसकी समझ में नहीं आया कि इसके परिणाम क्या होंगे। प्रयोग के लिए प्रयोग राजनीति में हमेशा नुकसानदेह होते हैं। ईवीएम लाना, नोटा लाना, ये सब आज कांग्रेस को ही भारी पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही। इसके लिए जरूरी थी कि 2024 के चुनाव में क्या होगा। 2024 के चुनाव में ग्राउंड रियलिटीज को समझ के इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखिए, अब जैसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया है, अभी तो नाम भी उनका सही से याद नहीं आ रहा, तो भंवरलाल शर्मा एक बीजेपी के ही नेता हुए हैं राजस्थान के, ये भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा, देखिए शकील अख्तर जी, तो माफी चाहूंगा, रोकना चाहता हूं। विष्णु जी हैं, मोहन जी हैं और भजन भी है। उधर वसुंधरा जी हैं जो चली गई, शिवराज जी चले गए और रमन जी चले गए। हाँ, तो भजन जी जो हैं वो बीजेपी के पहले राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आप चीजों का फर्क समझिए। अभी तक सिर्फ 2 जातियों के लोगों को बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाती चली आई थी। 3 बार भैरव सिंह शेखावत, 2 बार वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सिंधिया है, लेकिन जाट परिवार में ब्याही थी, धौलपुर के घराने में, तो वो जाट समझती हैं, अपने आप को जाट बताती हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वहां पे 3-3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री, 4-4 इससे पहले दे चुकी है। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुकाड़िया, हरदेव जोशी, कायस दे चुकी है शिवचरण माथुर, पिछड़ा दे चुकी है गहलोत, दलित दे चुकी है जगन्नाथ पहाड़िया, मुसलमान दे चुकी है बरकतुल्ला खान। तो कांग्रेस अपने उन रास्तों को भूल गई है कि किस तरह से वो समावेशी राजनीति करते हुए सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ती थी। आज बीजेपी उस रास्ते को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़ पाएगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। और यहीं से 2024 की लड़ाई की जो बात है या आधार है वो शुरू होता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, वो जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि सबसे पहली जरूरत हमारे जीत की कम और बीजेपी को या मोदी जी को हराने की ज्यादा है। जनता इस बात को समझ रही है। देखिए, जनता ने इन तीनों राज्यों के चुनाव में कोई कम वोट नहीं दिए हैं कांग्रेस को, लेकिन अपनी गलतियों से कांग्रेस हारी है। इसे कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। अभी सभी राज्यों की रिव्यू मीटिंग हो गई, लेकिन कांग्रेस इस बात पे आ नहीं पा रही है कि वो क्यों हारी है। अभी भी टाइम है कांग्रेस के पास। मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान में 5 साल ये दोनों पिछड़े नेता लड़ते रहे और ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गया। कांग्रेस के 4 नेता थे, मुख्यमंत्री थे, और बड़े गर्व से कांग्रेस कहती थी कि इसमें से हमारे 3 ओबीसी हैं। लेकिन अब वो कहां है? सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी हो, सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, आपको यह देखना पड़ेगा कि वो पार्टी के प्रति कितना वफादार है, वो कांग्रेस नेतृत्व के प्रति कितना लॉयल है। अगर वो नहीं है तो उसको हटाइए। अब 5 साल आपके पास है, अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो इन 5 साल में राजस्थान में उसको नया नेतृत्व तैयार करना चाहिए। लड़ने दो गहलोत को और सचिन पायलट को, और कहो और लड़ो तुम लोग जाके, और उन्हें प्रेरित करो दोनों को लड़ने के लिए, और दोनों को कुछ नहीं देना चाहिए और अपना एक नया नेतृत्व तैयार करना चाहिए। और 5 साल में अगर आप नया नेतृत्व तैयार नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? 5 साल तो कोई काम नहीं है आपके पास। ये बात जो है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को, प्रियंका जी को समझना चाहिए। अभी तक खड़गे जी की नई टीम नहीं बनी है, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो अब एक पत्ता जो इनके पास बचा हुआ है नई टीम का, तो खड़गे जी नई टीम बनाए और पुराने लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी के ऊपर बोझ बने हुए हैं, उन्हें हटाएं, तो मौका दें।
जी देखिए, इन 3 राज्यों के चुनाव का निर्मम विश्लेषण जब तक कांग्रेस नहीं करेगी तब तक उसके लिए बड़ा मुश्किल है। 2000 उसके पास नहीं है, 2019 का विश्लेषण नहीं है, पंजाब क्यों हारी इसका नहीं है उसके पास, उत्तराखंड क्यों हारी इसका नहीं है। तो यह करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत ब्लॉक है और वो मोदी जी को बहुत तगड़ी चुनौती दे सकता है। और कांग्रेस की हार का जो हमने पहले भी यही कहा था उस दिन, तो लोग थोड़ा सा चौंक रहे थे कि इसका इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है कि हारने के बाद कांग्रेस थोड़ी ग्राउंड पे आई है, थोड़ा उसकी समझ में कुछ चीजें आई हैं, तो इसलिए जो समझौता होगा, जो गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी, उसमें थोड़ी आसानी होगी। कांग्रेस जहां मजबूत है वहां लड़े, जहां मजबूत नहीं है दूसरे लोगों को लड़ने दे। ये चुनाव इस बात के लिए बिल्कुल नहीं है कि कौन सी रीजनल पार्टी आगे बढ़ जाएगी, या रीजनल पार्टी को ये समझना चाहिए कि इसके लिए बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी। ये चुनाव इसके लिए है कि ये सारे के सारे विपक्षी दल बचे रहेंगे कि नहीं। ये जो 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं, इसका मतलब विपक्ष को यह भी समझना चाहिए कि मोदी जी जिसे चाहे उसे मिटा सकते हैं, जिसे चाहे उसे बना सकते हैं। और अगर विपक्ष ने यह नहीं समझा तो डेमोक्रेसी की बात तो अपनी जगह है, संविधान की बात अपनी जगह है, इंस्टीट्यूशंस की बात अपनी जगह है, मगर खुद विपक्ष ही नहीं रहेगा जी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन को अपनी जो मीटिंग है 19 तारीख को, उसमें सीट शेयरिंग और 1-2 चीजें और जरूरी है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे तकनीकी किस्म की है, मगर अब जरूरत इस बात की हो गई है कि संयोजक जैसी कोई चीज वो बनाए ताकि एक केंद्रीय कार्यालय हो, सेक्रेटरिएट हो, जहां से सब कुछ चल सके। अब ये ढीली पोली व्यवस्था नहीं चल पाएगी कि एक मीटिंग हो गई, उसका दूसरी मीटिंग कब होगी, क्या होगी, किसी को नहीं मालूम, एक डेट दे दी फिर उस डेट पे नहीं हो पा रही है। ये सब खत्म करके एक संयोजक जैसी चीज बनाना पड़ेगी इनको, और एक व्यवस्थित रूप से इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सबको बुला के, जो लालू जी ने कहा था, आपको याद होगा बेंगलोर में कहा था शायद ये, कि हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे कम सीटें मिले, हमें चिंता इस बात की है कि दूसरे को ज्यादा मिल जाए मगर मोदी जी को हारना चाहिए। तो इसी भावना से इन्हें काम करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अब बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्या करेगी, इससे दर्शकों को या बाकी लोगों को ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। देखिए, बीजेपी जो कर रही है वो किसी से पूछ के नहीं, अपने नेताओं से नहीं पूछ रही हो तो बाकी किससे पूछेगी? वो आरएसएस से नहीं पूछ रही है। बीजेपी या मतलब मोदी जी जो है आज की तारीख में किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। और जब आदमी के पास सत्ता होती है, ताकत होती है, तो ऐसे ही व्यवहार करता है। अब उसके परिणाम चाहे जो हो, कल को हार जाए तो मोदी जी कमजोर हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे नेता उनके विरोध में क्या क्या बोलने लगेंगे। लेकिन जब तक उनके पास ताकत है, अब इस बात को करने से कोई फायदा नहीं है कि मोदी जी अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक जीतते रहेंगे उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। वो इसी तरह अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करते रहेंगे, और जिस दिन हार जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो उस दिन तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। यही राजनीति की सत्यता है ना, यही राजनीति की सत्यता है और यही सच्चाई है। इसलिए चाहे वो दर्शक हो, चाहे पाठक हो, चाहे कोई भी लोग हो, उन्हें बात समझना चाहिए कि देखिए, आपको वही बात अच्छी लगती है जो आप सोचते हैं, लेकिन पत्रकार या विश्लेषक वो बात नहीं कर सकता, नहीं करता जो किसी को अच्छी लगती है। वो बहुत ही लार्जर ढंग से बात करता है और लार्जर ढंग से बात समझाने की वो अपनी कोशिश करता है। उसका किसको फायदा होता है? कई बार बीजेपी को फायदा हो सकता है, कई बार कांग्रेस को हो सकता है, कई बार दर्शकों के एक वर्ग को हो सकता है, कई बार पाठकों के एक वर्ग को अच्छा लग सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे। हम लोगों की बात का कांग्रेसी कई बार इतना बुरा मानते हैं कि शायद हमारे दर्शकों को मालूम भी नहीं है कि उनका बस चले तो लट्ठे लेके वो मारने के लिए आ जाए कांग्रेसी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जवाबदेही या हमारी जिम्मेदारी या प्रतिबद्धता जनता और आम जनता के प्रति होती है सिर्फ, और अपने विचारों के प्रति होती है। जो हमारे विचार हैं, जो हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं कि जनता के लिए, आम जनता के लिए अच्छा है, वही हम बोलते हैं, वही हम लिखते हैं। कभी किसी को सूट करता है, कभी किसी को सूट करता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शकील अख्तर जी। और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रतिबद्धता जो है वो
खबरों के प्रति है कि जो ओरिजिनल है वो आप तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आज वो बातें आपको गलत लगें, लेकिन कल हो सकता है कि जब आप जाएंगे, कल का जब दिन होगा तो आपको लगेगा नहीं जी, कल जो बात हो रही थी वो सही हो रही थी। तो ये चीज़ें तो हैं और वही हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं बिना लाग लपेट के, जो सच है और सच के सिवा कुछ भी नहीं। जो हम लोग देखते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। क्या करेंगे, लाग लपेट करके भी क्या मिल जाएगा? कौन हमें यहाँ हमारी जो नौकरी है वो बचाने या हमें नौकरी देने आता है? लेकिन एक हमारी आपके प्रति और आपका हमारे प्रति जो विश्वास है वो बना रहे, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही और सही खबरें आप तक पहुँचाते रहें, विश्लेषण हमारा सही हो। प्रेम कुमार जी, सीधा सिंपल सी बात है कि एक कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तो है ही कि किसी भी तरह मोदी सरकार से 2024 में मुक्ति मिले, इसीलिए तो ये गठबंधन बना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये गठबंधन बनने का मूल उद्देश्य यही है। और लालू प्रसाद यादव बेंगलुरु में नहीं बल्कि यहाँ मुंबई के उसमें बोल रहे थे ये बात, और उसमें बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी अपनी बातों को छोड़कर हमारा मेन मकसद है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। बहुत ही ओजस्वी उनका भाषण था, इस उम्र में भी, बीमारी के बाद भी। प्रेम कुमार जी, आपसे ज़रा समझूं वही सवाल जैसे अभी शकील अख्तर जी के पास लेकर आया था कि कितना मजबूत आप इंडिया गठबंधन को देखते हैं, और ख़ासकर तब जबकि आज एक तरफा डिसीजन नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी पार्टी में लिए जा रहे हैं, और कल को अगर नरेंद्र मोदी यहाँ हार जाते हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर ही बगावत के बुलबुले इतने उठ चुके हैं कि वो फूटने लगेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। और उन्हीं बुलबुलों को हम यहाँ लिख भी रहे हैं। शुरुआत में अपनी प्रस्तावना में मैं अपनी वो बात भी रख रहा था। ज़रा उस बात को आगे बढ़ाइए कि देखिए, एक विश्लेषण है, सब कुछ हवा हवाई बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें गुडी गुडी लगती हैं, एक मीडिया का भाग है जो लगातार उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरा हम लोग हैं जो धरातल पे, जमीन पर, ग्राउंड पे जो हो रहा है वो दिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें चूंकि सत्ता पक्ष उनका है, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इसी तरह चुपचाप हार मान ली होंगी? शिवराज सिंह चौहान चुपचाप हार मान लिए होंगे? उनके पास कुछ धमकियां चमकियां नहीं गई होंगी? उनको किसी भी रूप से मनाया नहीं गया होगा? धमकियों के चाहे धमकियां देकर, चाहे उनको प्रलोभन देकर, कुछ तो हुआ होगा प्रेम कुमार जी। और ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने कितनी चुनौतियां हैं, ये जरा बताइए। जी राजीव जी, देखिए, पूरी चीजें आपस में गुथी हुई हैं। जो अभी शकील साहब बोल रहे थे, जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, जो हमारे सामने प्रश्न है आपका, सब आपस में गुथम गुथा है। और हमें ये बात समझनी होगी कि वैचारिक रूप से हम क्यों प्रफुल्लित होने लगते हैं जब मोदी की बीजेपी जो है वो उसके समांतर कोई गठबंधन खड़ा होता है और मजबूत होता है। हम प्रफुल्लित होते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये बीजेपी, आज की मोदी की बीजेपी और उनकी सरकार जो चल रही है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही। हम ये मानते हैं कि संस्थानें कमजोर हुई हैं। हम ये मानते हैं कि ये सरकार एक सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति ईमानदार नहीं है, ये पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति ईमानदार नहीं है। हम ये मानते हैं कि इनका विकास का जो दावा है वो छलावा है, वो चंद उद्योगपतियों के पॉकेट भरता है, आम लोगों को गरीब और गरीब बनाता है। हम ये मानते हैं कि ये संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है। हम ये मानते हैं कि ये तानाशाही की ओर देश आगे बढ़ रहा है। ये सारे वो कारण हैं जिस वजह से कोई भी गठबंधन अगर खड़ा होता है इस सरकार के खिलाफ तो हम प्रफुल्लित होते हैं। ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और इस वजह से हमारी आलोचना हो तो हो, लेकिन ये सच्चाई है। दूसरी बात ये है कि चुनावी सफलताएं, ये उतार चढ़ाव, नीति रणनीति सबके हिसाब से मिश्रित सफलताएं हैं। हम जान रहे हैं कि बीते 5 साल में सारे स्टेट्स के इलेक्शन हुए, उसमें ज्यादातर बीजेपी ने जीते तो विपक्ष ने भी कम नहीं जीते। इसके बावजूद विपक्ष जो है आज
जो 2024 के संदर्भ में देखें। हालांकि इससे पहले मैं एक प्रश्न और आपका जो जवाब देना चाहता हूं, जो आपने ये कहा कि जो असंतोष है वसुंधरा राजे जी या दूसरी चीजों में, क्या वो बगावत का रूप लेंगी, ये जो सवाल है। देखिए, असंतोष तो अडवाणी जी के भी मन में रहा होगा, मुरली मनोहर जोशी जी के भी मन में रहा होगा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, सबके मन में असंतोष था। सबने अपने अपने ढंग से रिएक्ट किया। सुमित्रा महाजन जी असंतोष लेकर के बैठी, लेकिन सबका असंतोष जो है वो राजनीतिक रूप से सामने नहीं आया। इसका कारण है कि ये उस फेज में पहुंच चुके होते हैं कि वो युवा जोश इनके पास नहीं होता जहां से कि वो इसको मेटेरियलाइज कर सके। वो असंतोष जो है वो सुषुप्त हो जाता है। आज वसुंधरा राजे जी के पास समर्थन है, दिख रहा है, लेकिन नए मुख्यमंत्री आने के बाद क्या वो समर्थन उनके पास रह जाएगा? शिवराज सिंह चौहान महसूस कर रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन क्या वो संगठनात्मक रूप से मजबूत हो पाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। उनके प्रतिरोध करने की क्षमता के आधार पर कि उनका जमीर कितना आहत हुआ है, उनको वैचारिक रूप से ये सरकार जिन कसौटियों पर हमने कहा कि इनका समांतर राजनीति की जरूरत है, उन कसौटियों पर वो कसते हैं कि नहीं, ये सारी बातें हैं। अगर नहीं तो कोई फर्क नहीं है, ये वसुंधरा भी आ जाए कि शिवराज भी रह गए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई सब तो उसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, मैं ये मानता हूं। अब उसके आगे हम ये बात रखना चाहते हैं आगे कि 2024 के लिए देखिए, चुनौती बहुत बड़ी इसलिए है कि कम से कम 224 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट है। अब यहां कोई गठबंधन काम नहीं करता है, ये यानी सिर्फ इस आधार पर कि हम इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे वोट इकट्ठा हो जाएंगे और हम बीजेपी को हरा देंगे, इन सीटों पर काम नहीं करता। लेकिन इसके अलावा भी 249 के अलावा जो सीटें, 224 के अलावा जो सीटें बचती हैं वो भी 316 के करीब होती हैं। तो इतनी जो सीटें हैं या जो भी गणना मेरी गलती हो रही हो, जो बाकी जो 300 से ज्यादा सीटें होती हैं वो सीटें ओपन है। उन सीटों पे इकट्ठा होकर के 50% वाली स्थिति खुद इंडिया गठबंधन ला सकता है। एक तो ये स्पष्ट है। दूसरा है कि उनके 50% के जनाधार को तोड़ने की रणनीति कैसे, वो सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं बनी, वो आइडियोलॉजिकली आपको तोड़ना होगा कि आइडियोलॉजिकली जो विकास का भ्रम है वो आपको तोड़ना होगा, समझाना होगा कि ये विकास नहीं है जिस वजह से वो जुड़े हैं। तो हिंदुत्व, ये बताना कि ये हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, हमें बताना होगा कि नहीं ये हिंदू धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म का विनाश कर रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे नहीं पता। यानी नैरेटिव के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करेंगे तब जाकर के 224 सीटों में जहां वो 50% है वहां पर बढ़त मिल पाएगी। लेकिन बाकी सीटें अब भी हैं जहां पर कि अगर सीट टू सीट कॉन्टेस्ट वाली स्थिति हो, हालांकि वहां भी इस बात का खतरा बना रहेगा सीट टू सीट कॉन्टेस्ट में कि बीजेपी तो ये चाहती ही है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो और उस हिसाब से वो आगे बढ़े। इसलिए हमने कहा भी है कि हर राज्यों के हिसाब से इसको देखने की जरूरत है। पूरे देश में सीट टू सीट कॉन्टेस्ट जो है बीजेपी को फायदा कर जा सकता है, ये हम कहना चाहते हैं। तो इसका एक जाहिर बात है, पता नहीं इंडिया गठबंधन में जरूर मूल्यांकन हो रहा होगा कि इसका मूल्यांकन करें कि कहां सीट टू सीट लड़ने में फायदा है और कहां ट्रायंगुलर लड़ने में फायदा है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने एक काम बहुत अपने हिसाब से अच्छा किया था कि जीतने के लिए वो बहुत सारे डमी उम्मीदवार उतार देती है और वो वोट काट करके और बीजेपी के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो वहां उसको बाइपोलर की सपोर्टर होते हुए भी बीजेपी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में जाना पसंद करती, चूंकि उसको फायदा होता है। तो ये फायदा केवल बीजेपी को ही होगा ऐसा नहीं है, दूसरे को भी हो सकता है। तो रणनीतिक स्तर पर हर सीट का मूल्यांकन करते हुए, गणित करते हुए इस पर रणनीति बनाने की जरूरत है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और कंस्टिट्यूएंसी वाइज। इस हिसाब से जब बनेगा तब ये बड़ा टास्क है, समय कम है और इकट्ठा ही नहीं हो रहे हैं, इकट्ठा होना होगा। और ये मीटिंग जो देर से होती है, आप याद कीजिए, हमें तो तब भी बुरा लगा था जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग भोपाल में नहीं, पहली रैली भोपाल में नहीं हो पाई थी, बुरा लगा था। लेकिन उसमें कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि कांग्रेस स्वयं समर्पण कर गई कमलनाथ जी के सामने। एक बयान तक नहीं आया, एक
एक संतोषजनक बयान तो आना चाहिए था कि हमने ये रैली क्यों रद्द की है। विश्वास तो जनता को दिलाएंगे आप कि क्यों हमने रैली कर रहे हैं। आप रैली क्या इसलिए नहीं करेंगे इलेक्शन हार जाएंगे, या ये भी बात आकर के बोल दीजिए कि हमें डर है। लेकिन जब स्पष्टता नहीं रहेगी तो जनता अपने मन से मतलब ले लेती है, और मतलब लेगी वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चले जाए। बाबा बागेश्वर जी को बुला के क्यों नहीं कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि आप तो हमें जिता रहे थे, क्यों हार गए? बाबा बागेश्वर जी से पूछना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हुई हैं और उसको कांग्रेस आलाकमान कमजोर साबित हुआ है, चाहे गहलोत के सामने चाहे कमलनाथ के सामने, ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये अब इंडिया गठबंधन भी कमजोर हुआ ना उस वजह से, क्योंकि कांग्रेस कमलनाथ को कमजोर नहीं टेकल कर पाई, इस वजह से इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया। अखिलेश यादव वाला प्रकरण सामने आया, वो नहीं आना चाहिए था। तो इसलिए अब यहां से भी टेक ऑफ कैसा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का एक चेयरपर्सन तो होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं। शकील अख्तर जी भी बोल रहे थे कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो मजबूत इस गठबंधन को मजबूत कर पाए और मजबूत फैसले ले पाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी अब चूंकि अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल खाली हाथ रह गई, कांग्रेस के हाथ में वो राज्य आया है जिसकी उम्मीद कांग्रेस ने नहीं की थी। वो राज्य और पिछले 6 महीने की मजबूती के कारण, जिस मजबूती के साथ वहां कांग्रेस लड़ी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने इसी तेलंगाना राज्य को अगर एक्सपेरिमेंट के रूप में उस वहां जिस ढंग से मेहनत की है उस मेहनत को आगे बढ़ा दे 2024 के लिए, तो देखिए तेलंगाना की तरह उसके हिस्से में कई राज्य और 2024 में कितनी सारी सीटें आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ वहां पर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ी है। हम तो देख के आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और कहीं ना कहीं वो ईमानदारी बाकी राज्यों में दिखाई नहीं दे रही थी। मध्य प्रदेश में साफ लगता था कि यहां पर बीजेपी हार रही है और जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, लेकिन फिर भी अब कह नहीं सकते क्या है, फिर ईवीएम की बात आ जाती है, कुछ और बातें आती हैं। चलिए, लेकिन अब ईवीएम नहीं, सामने 2024 है, उसकी बात हम कर रहे हैं। राहुल लाल जी, इंडिया गठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं, 2024 की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें दोनों एनडीए और इंडिया दोनों की चर्चा कर रहे हैं। कौन मजबूत, कौन कमजोर, क्या कुछ करना चाहिए, इसकी चर्चा जरूरी भी है। हमारे तमाम साथी सुनते भी हैं, उनके लिए भी जरूरी है। और साथ साथ ये भी कि ये चुनाव जो बीते हैं, 5 राज्यों के चुनाव, वो कितना कमजोर या मजबूती, कमजोरी या मजबूती जो भी कह लें, वो दोनों के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए, दोनों गठबंधनों के सामने उस हिसाब से देखे जा सकते हैं। अगर हार गए तो, जीत गए तो, कैसे देखा जाए एनडीए और इंडिया को 24 के हिसाब से? देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए, तो वो देखिए उनका दिखा रहा है कि वो फुल एकदम 100% सुपर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं प्रधानमंत्री, और वो अपने ढंग से तमाम जगह मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इसको हम लोग इंडिया गठबंधन के संदर्भ में देखें, तो देखिए जब आप बड़े परीक्षा की तैयारी में जाते हैं और उसके पहले छोटे परीक्षा में आपकी हार होती है, तो आप अपने आत्ममंथन की स्थिति में होते हैं। आत्ममंथन करके आप जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए, जो दर्शक है हम लोगों के, उनको याद रखना चाहिए कि 2018 में यह घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका था, जो अभी कांग्रेस के साथ हुआ है, लेकिन वो 2019 में आती है। तो वो वही चीज, रास्ते खुले हुए हैं अभी भी, टीम इंडिया के लिए भी खुले हुए हैं और एनडीए के लिए भी खुले हुए हैं। तो आप अगर सावधानी बरतते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे मैं भी इस बात से सहमत हूं कि टीम इंडिया के बैठकों का जो अंतराल है, सोचिए सितंबर के बाद अब दिसंबर आ रहा है और 2024 में लोकसभा के चुनाव सामने में है, तो अब इनके बीच में किस प्रकार से तालमेल की स्थिति हो, कैसे इनके सेक्रेटारिएट की व्यवस्था मजबूत हो, जो 24 आवर काम कर सके, आपस में लोगों को जोड़ सके, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो लालू जी ने चीज कही थी, क्योंकि हमें बिहार विधानसभा चुनाव याद आ रहा है, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 69 सीटें ले ली थी वहां पे बिहार विधानसभा चुनाव के गठबंधन में, और उसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान की स्थिति रही, जो सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा, वो कांग्रेस का रहा। आप देखिए उसमें सीपीआई एमएल खड़ी थी, उसने 29 सीटों पर लड़ी और सबसे शानदार प्रदर्शन देके गई। तो ऐसे स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि टीम इंडिया में सीट शेयरिंग इस रूप में हो कि जो जहां पर सीटों को निकाल सकता है, और वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस बड़ी गठबंधन के रूप में हो या क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे गठबंधन जो भी क्षेत्रीय दल है,
जिनका जहां पे जैसा प्रभाव हो उस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, और ये रणनीति अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से होनी चाहिए, जो वहां की परिस्थितियां है उसके अनुरूप होनी चाहिए। और एक चीज मैं कहूंगा राजीव जी कि देखिए, ये तीन राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो प्रधानमंत्री ने बनाए हैं, हालांकि उन्होंने देखिए क्लास के, अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने, मुझे लगता है कि वो दूरबीन लेके निकलते हैं और सबसे कमजोर व्यक्ति को खोज रहे होते हैं। वो कौन हो जिसको कि हम अच्छे से कठपुतली बना सकते हैं। अब कांग्रेस को यह सवाल पूछना चाहिए कि कहा तो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और उन्होंने 2008 के आर्थिक मंदी के दरमियान में भी भारत को किस तरह से आर्थिक रूप से सुपर पावर बना के रखा, उसको आप कठपुतली प्रधानमंत्री का दर्जा देते थे। तो क्या सुपर, जबकि वो तो गलत था। अब ये भारत में कौन सा दौर चल रहा है सुपर कठपुतली मुख्यमंत्री चुनने का। देखिए, ये जो हमें अभी भी याद है, मैं सुपर कठपुतली मुख्यमंत्री कहूंगा। आपको याद होगा बिहार में इन्होंने 2 मुख्यमंत्री चुने थे। बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक था, वो भी मानते थे कि वे भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे अच्छे योग्य प्रत्याशी थे। उन्होंने बिहार में कैसे 2 जो है कि उप मुख्यमंत्री चुन लिए थे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ये इनकी जो स्थिति है, और उसके बीच में ये नाटक करते हैं सोशल जस्टिस का कि हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई जाति नहीं होती है, और फिर आप 4 जाति बताते हैं, अलग कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि गरीब एक जाति है, महिला है, युवा है, किसान है। और दूसरी तरफ फिर आप सोशल इंजीनियरिंग की कहानी करते हैं। और ये जो आप सबसे कमजोर व्यक्ति को चुन लेते हैं और फिर आप कह दीजिए कि ओबीसी संतुष्ट हो जाए, आप उसको निर्णय नहीं लेने देंगे, आप सारा निर्णय दिल्ली से बैठ के लेंगे। तो क्या यहाँ पे अब आप एक ओबीसी को कठपुतली बनाने के लिए आप चुन रहे हैं, एक एसटी को आपने कठपुतली बनाने के लिए चुना है, एक ब्राह्मण को आपने जो है कि सवर्ण के व्यक्ति को कठपुतली बनाने के लिए चुना है। ये सवाल भी जनता पूछेगी और विपक्ष को पूछना भी चाहिए जोरदार ढंग से। टीम इंडिया को भी ये सवाल उठाने चाहिए। राहुल गांधी कितने व्यापक और बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में इसकी बातें कर रहे हैं कि उनके अधिकार दिलाने के लिए। और यहां पर सोचिए कि कितना फर्जीनामा की कहानी हो रही है। उनके अधिकार क्या मिलेंगे सामने में लोगों को। आप एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसकी योग्यता यही होती है कि वो सबसे ज्यादा यशमन वाला गुणधर्म किसमें है, यही योग्यता है। किसी व्यक्ति का नाम अगर मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब बात होती है राजीव जी, वो डरे हुए होते हैं वो कि कहीं मीडिया में उनकी चर्चा ना हो जाए। अगर उनकी मीडिया में चर्चा हो जाएगी सबसे पहले नाम कट के बाहर हो जाएगा। तो ये जो चुनने की प्रक्रिया है वहां पे, तो ये सब चीजों के ऊपर दिख रहा है कि राहुल गांधी का वो प्रत्युत्तर का जवाब तो देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उस मामले को लेकर एक बेहतर परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। और उनकी सोच कितनी संकीर्ण किस्म की है, इसको 3 अलग अलग समुदायों को लोग इसका भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव में यह भी समझना चाहिए लोगों को। मैं तो देखिए राजस्थान के संदर्भ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में खुल के कह सकता हूं कि देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 वर्ष तक रहे हैं। वहां पे राजनीति में कोई ऐसा नहीं होता कि लोग खुल के जो है कि हर जगह खुलकर ही संग्राम हो, आमने सामने का संग्राम हो। राजनीति में भीतराघात भी होता है राजीव जी। अगर कोई आमने सामने संग्राम नहीं कर रहा है और वो अगर असहयोग की स्थिति में आ जाता है, उसके कितने बड़े दुष्परिणाम होंगे। हर हमेशा हम लोग ये बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को राजीव जी संदर्भ बनाते हैं, फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 55% वहां पे लाई थी, 52% लाई थी। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव थे। उसके ऊपर राष्ट्रवाद का जो पुलवामा और बालकोट का मामला था, वो मामला था वहां पे। आप अगर उस फैक्टर को हटा देंगे तो ये 50% से ऊपर वाला जो राक्षस है वो कहानी निकल जाएगा हम लोगों के विश्लेषण से राजीव जी। तो इसलिए मैं इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मानता हूं। और मैं मानता हूं इस समय टीम इंडिया की स्थिति काफी मजबूत है अभी भी, बजाते कि अब ये देरी ना करे और एकदम दिल खोल के अच्छे ढंग से जमीनी हालात को देखते हुए सीट शेयरिंग के लिए निर्णय जल्दी से जल्दी करें। और आपस में इनके बड़े बड़े नेताओं की धुआंधार रैलियां होनी चाहिए पूरे देश भर में, जो है कि एकदम इनके मजबूती का सीधा सीधा संदेश हर तरफ पहुंचे। बिल्कुल, ये चुनाव 2024 का चुनाव न ही 2019 के हिसाब से संदर्भों में देखा जाना चाहिए और न ही 2014 के संदर्भों में देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग चुनाव है। 2019 से तो इसकी तुलना बिल्कुल ही नहीं की जानी चाहिए और 2014 से भी तुलना इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अन्ना के आंदोलन से लेकर, अन्ना हजारे नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये तमाम लोग
और वहां कैसे शीला दीक्षित की सरकार को गिराने से लेकर मनमोहन सिंह पर, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने तक, और इसके बाद उसको टेक ओवर करने का काम जो था वो बीजेपी को और बीजेपी में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी को दिया गया, और वहां से कैसे गाड़ी आगे बढ़ती है और 2019 में राष्ट्रवाद की आंधी बहाकर पुलवामा का कांड होता है और बालाकोट पुलवामा और उस शहीदों के नाम पर वोट मांगते हुए नरेंद्र मोदी सुने जाते हैं। लेकिन क्या 2024 का चुनाव उसी ढंग का होगा या उसकी तुलना उसी हिसाब से करनी चाहिए? मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ये अपने आप में एकदम बिल्कुल अलग चुनाव है, और इस चुनाव में विपक्षी दल बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, लड़ते हुए दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन है और इसलिए भी लेकिन बात वही आ जाती है, कई बार हमारा विश्वास भी डोल जाता है जब आप लोग कहते हैं कि आप बता तो कुछ और रहे थे, यहाँ रिजल्ट कुछ और आ रहा है। क्या करें, ईवीएम के लिए आंदोलन छेड़िए। विपक्षी दलों को ये ज़रूरत है कि अगर भरोसा नहीं है, हम तो वही देख के आते हैं जो आप तक पहुंचाते हैं। हम वहाँ कुछ भी नहीं रोकते, कुछ भी इधर उधर नहीं करते हैं, इधर का उधर का इधर नहीं करते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें कोई नौकरी देता है उसके लिए। लेकिन संजय कुमार सिंह साहब, क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं इन्हीं तमाम मसलों पे। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव कैसे देखा जाए? बिल्कुल अलग होगा, और मैं तो कहूंगा कि इस विधानसभा चुनाव से भी अलग होगा। और बहुत संभावना है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को देखने के लिए छोड़ दिया हो और बीजेपी की चालें समझने के लिए छोड़ दिया हो, या बीजेपी को अपनी चालें चलने के लिए मौका दिया हो। तो मुझे इसकी भी उम्मीद लगती है, और हार जाने को मैं फायदे की स्थिति में देखता हूं 2024 के हिसाब से। तो वो सब अपनी जगह है, मेरा अनुमान है। लेकिन मुझे लगता है कि ईवीएम वाला मामला ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर उसमें गड़बड़ी हो सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती है, मुझे उस पे वो है। और कांग्रेस ने ही जब इंट्रोड्यूस किया है और बीजेपी जब उसका विरोध कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस का उसमें कुछ चलता ही नहीं होगा। तो जहां उसकी सरकारें हैं, जहां वो चली, जहां उसका बहुमत है, वहां चल सकता है। तभी वो चुनाव लड़ रही है, वरना उसको विरोध करना चाहिए था, कर रही होती और ईवीएम पर चुनाव नहीं होता। तो अगर ईवीएम पे अगला चुनाव होता है तो मैं ये नहीं मानता कि वो कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं है और सिर्फ बीजेपी का उसमें चलेगा। जाहिर है दोनों का चलता होगा, और चूंकि गलत ही मामला है तो कौन ज्यादा फायदा उठा ले जाए वो निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर कांग्रेस को लगता कि उससे चुनाव वो हार सकती है या बीजेपी उसी से जीत जा रही है और ये वाला ट्रायल नहीं था विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस ने काफी जोर शोर से विरोध किया होता, और राहुल गांधी जिस तेवर में है उसमें ये सब होना चाहिए था। तो अगर नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि या तो ईवीएम का इशू नहीं है, या है तो उसमें कांग्रेस का कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस ढंग से मोदी और शाह काम कर रहे हैं, और उसमें अभी तक हम लोग जहां पहुंचे हैं, बीजेपी भारत दोनों, तो बीजेपी और देश को मोदी और शाह की जोड़ी ने जहां पहुंचा दिया है, उसमें अगर इंडिया गठबंधन बन गया तो इसी का श्रेय है। जैसे महुआ मोइत्रा को जिस दिन निकाला गया उसी दिन कांग्रेस माने इंडिया गठबंधन की एकजुटता बहुत साफ नजर आई। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है। ठीक है कि वो डमी उम्मीदवार खड़े कर देते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब इस बार देख लिया गया है। तो मुझे लगता है कि उसका मुकाबला होगा, उसकी काट होगी, और लड़ाई जो है पहले से बिल्कुल अलग होगी और अनुभव के साथ। और मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लग रही है मुझे अभी, और जो सबसे नया है वो राहुल गांधी का तेवर। राहुल गांधी जैसे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और जो सीधे सीधे बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने सीधे कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह इतिहास जानते हैं, वो तो इतिहास बदल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और पहले कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी विपक्षी नेता ने इस तरह से डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, जो बहुत जरूरी था। तो पहले लगता था कि ये लोग जो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेड है, और अब जब राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे हैं तो लगता है कि वो कितना गरम मुद्दा है या कितना इंपॉर्टेंट इशू है। तो इस सब का असर होगा, और मुझे लगता है कि जो लोग बीजेपी में नाराज हैं वो भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और शाह का रहना ना बीजेपी के हित में है, ना देश के हित में है, ना उनके हित में है। तो वो लोग जो कर सकेंगे खिलाफ विरोध, अंदर खाने जितना कुछ कर सकेंगे वो करेंगे, उनको करना चाहिए। तो इस सब का फायदा या असर जो भी कहिए वो दिखाई देगा, और ये लोकसभा चुनाव में दिखना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता है कि इतने बीजेपी के सारे लोग, माने
जो ठीक है कि जो आंख बंद करके वोट देते हैं वो नहीं समझ रहे हैं और बीजेपी को वोट दे रहे होंगे, लेकिन बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियंस जो राजनीति समझते हैं वो तो देख रहे हैं ना कि जो इनकी राजनीति है या जो ये लोग कर रहे हैं, जिस ढंग से इन लोगों ने हाईजैक कर दिया है, या जैसा कि कहा गया कि एक अलग पार्टी ही बना दी है नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी का रंग रूप ही बदल दिया है, तो ये तो बीजेपी में लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो अगर सब लोग उसका विरोध करेंगे तो रिजल्ट जाहिर है अलग होगा, और हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसा होगा। देखते हैं, वो तो चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर जो अविश्वास है उस पर विश्वास कैसे कायम किया जाए, ये भी एक आंदोलन है जो हम इस मंच से हमेशा जारी रखेंगे कि कम से कम विश्वास कायम तो हो, और उसको लेकर हमेशा कोई ना कोई चर्चा हम करते रहेंगे। ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं दोस्तों, और इसलिए भी क्योंकि विपक्षी दलों को ईवीएम को लेकर सचेत रहना होगा, और हमारा काम है इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखें। संविधान में जो सूत्र दिए गए हैं, जो अनुच्छेद संविधान के, जिसमें 370 को लेकर के अभी कल ही आप सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई हैं उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट का लगा है, लेकिन आप देखिए कि कल जो बात आई उसमें 370 को बरकरार रखने जो डिसीजन हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको बरकरार रखने की बात के साथ साथ दो बड़े झटके लगे हैं बीजेपी को, उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई। एक ये कि आप स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल कीजिए, और दूसरा आप जल्दी से जल्दी वहां चुनाव करवाइए। चुनाव करवाने की आखिरी तारीख भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है 30 सितंबर 2024। ये दोनों बहुत बड़ा झटका है। इसके बारे में कितनी चर्चा आप लोगों ने सुनी? कल हम लोगों ने चर्चा थोड़ी बहुत की थी यहाँ पे इसी मंच पे, लेकिन और कहीं आप चर्चा नहीं सुनते होंगे। मीडिया का एक धड़ा एक भाग तो बिल्कुल चर्चा नहीं करेगा इस विषय में, वो उधर झुंझुना बजाता रहेगा, जो मन भावे मोदी मन भावे वही करता रहेगा। लेकिन यहाँ बात सीधी है कि अगर कहीं अविश्वास है और उसमें भी आपके हमारे वोट पे, तो उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए, और उस लड़ाई में हमें विपक्ष का साथ देना चाहिए। लेकिन विपक्ष पहले मुस्तैदी के साथ सामने आए तो उम्मीद है कि 19 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की बैठक है वहां से बहुत कुछ निकल के आएगा। ये उम्मीद हम अभी लगा के बैठे हुए हैं। आज तारीख 12 है, और आज से ठीक 7 दिन बाद, 7वें दिन, एक सप्ताह इंतजार कीजिए, तो बहुत कुछ आने वाला है। इसीलिए भी तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हम आप तमाम साथियों का। संजय कुमार सिंह साहब क्लोजिंग कमेंट के लिए बहुत शुक्रिया, राहुल लाल जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे शकील अख्तर जी और प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने पहुंचाए। और विनोद प्रकाश गुप्ता सलब साहब कह रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में दबा कर रिगिंग हुई है और सब कुछ मिली भगत से चल रहा था, और इसका सूत्रधार केवल